नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर में लंबे समय से चिकित्सा सेवा दे रही डॉक्टर ज्योत्सना रंगा को आज अजमेर के सीएमएचओ पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण करने के अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा का लाभ मिल सके। अजमेर जिले की समस्त जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं लगातार मिलती रहें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि अजमेर ज़िले की सारी जनता को, सभी जनता को उत्तम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं मिले। वो आप देखते जाइएगा। मैम, सरकार की नई योजना है क्या रहेगी? बिल्कुल उनको पूरा अमली जामा पहनाने की कोशिश रहेगी और सबको अभी एक परिवार के जैसे होता है। हमारा स्टाफ पूरा चिकित्सा विभाग एक परिवार के जैसे है, तो इसे इसी तरीके से आगे ले जाना है और ये इंश्योर करना है कि ज़िले में कोई भी आखिरी छोर तक का व्यक्ति चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम ना रहे। यही एक सिंगल पॉइंट मेरा एजेंडा रहेगा। तो शायद उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है कि सारी योजनाएं जितनी भी हम जनहित की योजनाएं सरकार ने शुरू करी है उनको सबको हम प्रायोरिटी पे पूरी करें। अजमेर के लोहागल क्षेत्र में खातेदारी क्षेत्र में बिना पूर्व स्वीकृति के कृषि भूमि पर 3 मंजिला भवन निर्माण करने पर आज अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 17 के तहत कार्यवाही करते हुए भवन को धराशायी कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। ईडी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर में भवन मालिक को पाबंद भी किया गया था। उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके अंतर्गत धारा 17 के तहत भवन को ध्वस्त करने के आदेश पारित किए गए। नवंबर माह में इनके खिलाफ शिकायत हुई थी जब ये इन्होंने निर्माण शुरू ही किया था। जब हमारे कलेक्टर महोदय और जो हमारी कमिश्नर मैम है उनके पास में शिकायत आई थी, तो हमने शिकायत की जो जांच करवाई तब ये यहाँ पे निर्माण कर रहे थे। तो निर्माण में हमने मौका जांच में पाया हमारे गिरदावर ने कि भाई ये ओसीएफ लैंड में बना रहे हैं। अदर कम्युनिटी फैसिलिटी जो लैंड होती है उसमें बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कर रहे हैं। तो हमने इनको इनके खिलाफ जो एडी एक्ट की जो धारा 17 है उसके अंदर हमने प्रकरण दर्ज किया इनके खिलाफ, दर्ज करके और इनको नोटिस दिया, नोटिस से तलब किया। इनकी विधिवत सुनवाई करते हुए फिर 16 जनवरी को हमारे डीसी साहब है नोट उन्होंने इनके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया, जिसके तहत हमने पुलिस से एडिशनल जाब्ता मांगा। उसी जाब्ता मिलने पर हमने आज ये अतिक्रमण की कार्रवाई। और भी आगे भी जगह मतलब मकान है? बिल्कुल, बाकी उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हम चिन्हीकरण कर रहे हैं उनका भी, जो भी इन्होंने अवैध बना कराता ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण। ये कोई मुरारी लाल जी शर्मा है जी, और उन्होंने कराया तो उनके खिलाफ भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई। पूरी तोड़ी जाएगी? बिल्कुल पूरी तोड़ी क्या जाएगी। कितना समय लग गया सर? कितनी मजबूताई से इस बिल्डिंग को बनाया गया था जिसके द्वारा मुरारी लाल शर्मा जो नाम बता रहे हैं? कम से कम 3-4 महीने से इसका काम चल रहा है इस बिल्डिंग का जी। और देखिए, आप भी देख लीजिए इसमें आरसीसी से पूरा कितना निर्माण है। हमारी पॉपुलर मशीन को टाइम लग रहा है इसको। अभी हम पिछले सुबह 11 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, अब इसको तोड़ना है। तो अब देखिए कितना टाइम लगता है, अभी शायद 1.5 घंटा और लग जाएगा इसमें। सर, कौन सी जगह है ये लोहागल जी? आज ये तोड़फोड़ हो रही है, इसके बाबत माननीय न्यायालय मुंसिफ कोर्ट से स्टे है। उस स्टे में कल एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन दे करके और माननीय न्यायालय में ये प्रार्थना की गई कि साहब वो तो तोड़ने पर आमादा हैं, हमारे स्टे की तारीख कल तारीख थी तो इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें राज्य की अभिभाषक वगैरह सब उपस्थित थे, एडीए के प्रतिनिधि उपस्थित थे। माननीय न्यायालय में इसमें स्टे 1 मार्च तक बढ़ा रखा है और एडीए की तरफ से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें तहसीलदार जी पक्षकार हैं। तहसीलदार जी की तरफ से एफिडेविट है, मैं उनका एफिडेविट बता सकता हूं, मेरे पास ये फाइल में है। तहसीलदार जी ने अपने ही यानी कागज़ों को देखने से बिल्कुल इनकार कर दिया और माननीय न्यायालय की ये मेरे पास उसकी कॉपी है प्रकरण की। इसमें धारा 17 में जो नोटिस दिया गया है वो खातेदारी की ज़मीन को ही मान करके मुझे दिया गया है, मेरे नाम से नोटिस है। तो ये जमीन आपकी खरीदी हुई है? बिल्कुल खरीदी हुई ज़मीन है और ये इसमें खसरा नंबर लिखा हुआ है कि आपकी खातेदारी की ज़मीन। धारा 17 में जो नोटिस दिया जाता है ये खसरा नंबर है 5673/1485, जो खातेदारी की भूमि है, एडीए की नहीं है। तो ये क्या बता रहे हैं? एडीए सिर्फ ये है कि आपने भवन निर्माण स्वीकृति नहीं ली इसलिए इसको तोड़े हैं। आपको पहले भी नोटिस वगैरह दिए थे? नोटिस दिया है, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने इसका जवाब, इस नोटिस का जवाब 9 तारीख को उनके समक्ष पेश किया उपायुक्त महोदय के, और 11 तारीख को मैंने उनके कार्यालय में ये रिसिप्ट करवा दी कि साहब आपके कोर्ट से स्टे है, आए नहीं, इसलिए आप किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। उसके बावजूद भी इन्होंने हठधर्मी पूर्वक 11 तारीख को जब कोर्ट की तामील कराने के बाद में 16 तारीख को उपायुक्त
महोदय श्री महावीर सिंह जी RAS ने इसमें गलत निर्णय कर दिया और निर्णय करने के तोड़ फोड़ के आदेश दे दिए तथा उन्होंने इस आदेश में ये स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार के समकक्ष जो हैं OCF में जितने मकानात वगैरह बने हैं उनके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। मेरे पास उसकी कॉपी है और किसी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की नहीं गई है। कोई राजनीतिक दबाव भी है? हाँ, राजनीतिक दबाव है इसमें। मिस्टर देवनानी का दबाव है आयन हिंद में और मिस्टर बदेल का दबाव है, दीनबंधु चौधरी का है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। पुष्कर के सावित्री माता रोपवे की ट्रॉलियां अचानक गहरी खाई के ऊपर रुक गई। एक ट्रॉली में बैठे 2 श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। डर के मारे श्रद्धालु घबराने लगे और मदद की गुहार करने लगे। सूचना पर जिला प्रशासन, NDRF, पुलिस और सिविल डिफेंस ने बिना समय गंवाए संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। वास्तव में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि यदि घटना हो जाए तो किस तरह रेस्क्यू किया जाए इसका मॉक ड्रिल किया गया था। पुष्कर के सावित्री माता रोपवे की ट्रॉलियां अचानक गहरी खाई के ऊपर रुक गई। एक ट्रॉली में बैठे 2 श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। डर के मारे श्रद्धालु घबराने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। सूचना पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर उपखंड अधिकारी और सिविल डिफेंस की उप नियंत्रक शिवानी खांडल, प्रशिक्षु IAS श्रद्धा गोमे, नायब तहसीलदार नीलम राठौर सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जल्दी NDRF की स्पेशल रेस्क्यू टीम को बुलाया। CI राकेश यादव जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन, NDRF, पुलिस और सिविल डिफेंस ने बिना समय गंवाए संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। पहले ट्रॉली के नीचे बड़ा जाल लगाया गया जिससे कि श्रद्धालुओं को गिरने की स्थिति में नुकसान न हो। उसके बाद दोनों श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार देकर हेलमेट पहनाया गया और लकड़ी की कुर्सी से सेल्फी बेल्ट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतारा गया। दोनों श्रद्धालुओं के सकुशल नीचे आने के बाद प्रशासन, पुलिस, NDRF और सिविल डिफेंस ने राहत की सांस ली। वास्तव में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि यदि घटना हो जाए तो किस तरह रेस्क्यू किया जाए इसका मॉक ड्रिल किया गया था। ड्रिल में अगर हमारे केबल कार में जो हमारी रोपवे चल रही है उसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या फिर मौसम की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कैसे हमारे जो यात्री हैं उनको सेफली उतारा जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, इस कारण से ये मॉक ड्रिल करवाई गई है ताकि आगे फ्यूचर में वैसे होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट होता है तो हम उनको सेव कर सकते हैं। कमांडेंट 6 बटालियन NDRF श्री BVN प्रसन्ना कुमार और DM अजमेर श्रीमती भारती दीक्षित, दोनों ने मिलकर के आज जो पुष्कर रोपवे उसके ऊपर जो है कंटीजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस स्थिति के निर्धारण के बाद कल एक जो है टेबल टॉप मीटिंग की गई जिसमें निर्धारित किया गया कि कितने बजे और कौन कौन सी एजेंसियाँ भाग लेंगी और किस टाइप की कंटीजेंसी हो सकती है। तो उसके आधार पर आज 11 बजे कंटीजेंसी घोषित की गई और सरप्राइजली चेक किया गया कि यदि कोई कंटीजेंसी होती है तो हम किन किन विधियों से जो है विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम यहाँ पहुँच सकते हैं और सभी को हम जितना जल्दी हो सके बचा सकते हैं। तो आज रॉप रेस्क्यू के माध्यम से चेयर भेज के और अनेक प्रकार की विधियाँ जिससे हम ट्रॉली में फंसे हुए पैसेंजर को बखूबी और सकुशल बचा सकें, वो आज उसका आयोजन किया गया और उसमें जो है इस कंटीजेंसी ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। उसमें सभी एजेंसियों ने मिलकर के हिस्सा लिया। उसमें जो रोपवे की कंटीजेंसी टीम है उसने, NDRF ने। पालिका अध्यक्ष के रूप में कमल पाठक की बहाली के बाद पुष्कर में खुशी की लहर है। विभिन्न संगठनों की ओर से पाठक के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। आज यज्ञ घाट पर सिद्धेश्वर भक्त मंडल की ओर से पाठक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पहले ढोल धमाके के साथ पाठक का स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष के रूप में कमल पाठक की बहाली के बाद पुष्कर में खुशी की लहर है। विभिन्न संगठनों की ओर से पाठक के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। आज यज्ञ घाट पर सिद्धेश्वर भक्त मंडल की ओर से पाठक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पहले ढोल धमाके के साथ पाठक का स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया गया। पंडित पवन पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई। प्रवक्ता पुरुषोत्तम पाराशर ने बताया कि इस दौरान सुधाबाई पंडित सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुष्कराज की आज हमारे पालिका अध्यक्ष श्री कमल जी पाठक का स्वागत किया गया है। पुष्कराज तीर्थ की पूजा अभिषेक भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से एक निजी होटल के सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यालय वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अजमेर तथा जिले के अन्य कस्बों और गांवों से मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने अपनी समस्या बताते हुए सांसद से संवाद भी किया। साथ ही पत्रकारों को दी जा रही सुविधा लंबे समय से बंद होने पर सुविधाओं को वापस शुरू करने की मांग रखी गई। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से सूचना केंद्र चौराहे के पास एक होटल में अजमेर के सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला
वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अजमेर तथा जिले के अन्य कस्बों और गांवों से मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला और ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना रहा। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने अपनी समस्या बताते हुए सांसद से संवाद किया। साथ ही पत्रकारों को दी जा रही सुविधा लंबे समय से बंद होने पर सुविधाओं को वापस शुरू करने की भी मांग रखी गई। आज कार्यशाला का उद्घाटन अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अजमेर जिला प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारीगण ने भी इस कार्यशाला के अलग अलग सत्र में भाग लिया और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इसके अलावा पत्रकारों से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यशाला के अंतिम तकनीकी सत्र में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा जिले के पत्रकारों से फीडबैक संकलन किया गया। देखिए, आज के इस वार्तालाप इस कार्यक्रम में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, 5-6 इस तरह की बिंदु आए हैं, समस्या आई। वाकई में कई तो ऐसे हैं कि वास्तव में उनका निराकरण तुरंत होना चाहिए। जैसे कलेक्टर महोदया उन्होंने बता दिया, जैसे कभी खबर कोई लिखे तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए उनके संज्ञान में आते ही। दूसरा ये है कि आपसे समय समय पर मीडिया से उनकी वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि कोई समस्या है तो जिले की समस्या है, आम जन की, चाहे शहर हो चाहे गांव, समस्या का निदान ठीक ढंग से हो सके उनके। दूसरा है जो अखबार में विज्ञापन की जो बात है, तो बड़े अखबारों में तो विज्ञापन दिया जाता है, और जो पाक्षिक अखबार है, छोटे अखबार है, उनको कई विज्ञापनकार इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में मैंने कहा भी था कि दूसरे स्टेटों में क्या पॉलिसी है और इस स्टेट में क्या पॉलिसी है, उसका आप मुझे लिख के दीजिए, ताकि हम कलेक्टर महोदया भी और यहाँ मंच पे सभी अधिकारीगण ये भी बात करेंगे और मैं भी बात करूँगा स्टेट में और सेंट्रल में, ताकि उसमें आपकी क्या मदद हो सकती है। दूसरा, रेलवे के जो पास है, टोल वाला मामला फ्री नहीं है, तो उसकी वही बात आ गई, दूसरे स्टेट में क्या सुविधा है और यहाँ क्या नहीं मिल रही है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में यदि पत्रकारों को जो सुविधा है और यहाँ नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सुविधा आपको जरूर मिलेगी। आज के इस वार्तालाप में ये मैं हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून पत्र आ रहा है पॉइंटेड। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है पत्रकार सुरक्षा है, तो वास्तव में पत्रकार जो भी सच्चाई है उसको उजागर करते हैं तो कई को तकलीफ होती है तो उनके मन में थोड़ा सा भाव विकृति आती है मन में, तो कहीं न कहीं पत्रकारों के लिए तकलीफदायक हो सकती है। वास्तव में उसके लिए कलेक्टर महोदय है, उनको भी बताया है, और राज्य सरकार भी इसके लिए क्या कर सकती है, उसके लिए हम राज्य सरकार को भी बोलेंगे और जिला प्रशासन बैठेंगे उसके बारे में। फिर आपकी जो पत्रकारों की जो सुविधा है, आया हुए 2014 के बाद 10 साल में जो पहले आपको सुविधाएं दी गई थी, अब वो सुविधाएं बंद कर दी गई है। तो मैं भी पता करूंगा कि दूसरे स्टेट में आखिर क्या सुविधाएं हैं और इस स्टेट में क्या सुविधाएं हैं। यदि वहाँ सुविधाएं मिल रही है और यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनके संज्ञान में लाकर ये जो समस्या है उसको निदान करने की योजना बनी है, जो मोदी जी के 10 साल में वो बेमिसाल है। 182 योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार की, जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि 2019 से 24 तक बात करें, इतनी वैश्विक महामारी आने के बावजूद भी आज ये देश प्रगति कर रहा है। बाकी दूसरे देशों के मुकाबले हर एक क्षेत्र में आज आगे है। तो जितने भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उन्हीं योजनाओं का आम जन तक प्रचार प्रसार हो, इसलिए आपको बता विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलती है पूरे गांव में, अर्बन और रूरल में सब जगह, और रथ जा रहे हैं, सारा प्रशासन वहाँ जा रहा है और हाथों हाथ उन कामों का निपटारा हो रहा है।
मोदी की गारंटी का काम, मोदी सरकार की गारंटी के काम हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है वास्तव में बेमिसाल है और उससे हमारा देश का तो भला भाई है। आम 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ERCP की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अब तो 21 जिले हो गए। ERCP एक वरदान साबित होगी, यहाँ की धरती सोना उगलेगी। आज हर हाथ को पानी मिल गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गाँव में खुशहाली आ जाएगी और ये हमारी धरती सोना उगलेगी। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो ढाणी से शहर में गया है, वापस हम गांव शहरों से वापस गांव की ओर चले जाएंगे। इतना काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे CM साहब सबके नेतृत्व में जो ERCP का जो काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ हरियाणी अभी फिर चोरू उधर शेखावती जिले उधर हो गए सारे। मैं कह रहा हूँ आने वाला जो समय है ये अमृत काल है, आने वाला समय इस देश का है। पूरी दुनिया में सबसे सशक्त और मजबूत राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। और ये इसी वजह से कि जो गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं बनी है वो अब नीचे धरातल पर पहुंच रही है। आम जन को जो पात्रता रखते हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है। पॉजिटिव संवाद हुआ, इसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं और उनके लिए हम आगे कार्य योजना बना करके सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ पॉइंट्स रेज करे उस हमारी स्पीच में जो हमने और हमारे जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, तो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो भी उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम सब समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, बट सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एज फार एज पॉसिबल उन कंस्ट्रेंट्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो उनके अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने से पहले एक बार अजमेर रेल मंडल में 26 फरवरी को 6 रेलवे स्टेशन, 17 ROB और RUB का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इसमें अजमेर रेलवे स्टेशन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद 26 फरवरी के बाद से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अजमेर रेल मंडल में 26 फरवरी को 6 रेलवे स्टेशन, 17 ROB और RUB का शुभारंभ होगा। इस संबंध में अजमेर DRM राजीव धनखड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 554 अमृत स्टेशन और 1500 से अधिक ROB और RUB का शिलान्यास और शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अजमेर स्टेशन की लागत करीब 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा आई है और इसे मंजूरी भी मिल गई है। इसी के तहत कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 554 अमृत स्टेशन और 1500 से अधिक ROB RUB का शिलान्यास / शुभारंभ कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अजमेर मंडल के अंदर भी 6 अमृत स्टेशन और 17 ROB RUB का फंक्शन होगा, जिसमें हर वेन्यू पर हम पब्लिक को बुला करके पब्लिक और स्कूल के बच्चों को मिला करके फंक्शन करेंगे। इसमें जो 6 अमृत स्टेशन है उनमें से सबसे मुख्य अजमेर स्टेशन है, उसके बाद में ब्यावर, रानी, जवाई बांध, सोमेसर ये स्टेशन है और 17 ROB RUB हैं। अजमेर स्टेशन की क्या लागत आएगी सर? अजमेर स्टेशन की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है, जो कि मंजूरी हो गई है और इस पर कार्य स्टार्ट होगा। विश्व को कल्याण मार्ग दिखाने वाले स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी का समाधि मरण 18 फरवरी को चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़
में हो गया था। इस पर अजमेर नगर में अलग अलग स्थान पर उनके सम्मान में विनयांजलि सभाएं भी आयोजित की गई थी। आज इसी संदर्भ में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। 25 फरवरी को आदिनाथ मार्ग लालकोठी पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के मध्य सार्वजनिक सभा आयोजित की जाएगी। इसमें सभी नागरिक अपनी अपनी ओर से आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। अजमेर की धरा पर दीक्षा लेने के बाद विश्व को कल्याण मार्ग दिखाने वाले स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी का समाधि मरण 28 फरवरी को चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में हो गया था। इस पर अजमेर नगर में अलग अलग स्थान पर उनके सम्मान में विनयांजलि सभाएं भी आयोजित की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी द्वारा आदिनाथ मार्ग लालकोठी पर 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के मध्य सार्वजनिक सभा आयोजित की जाएगी। इसमें सभी नागरिक अपनी अपनी ओर से आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इस सभा के लिए तैयारियां भी की जा रही है। आज इसी संदर्भ में कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का अभी गत रविवार को समाधि मरण हुआ। उस स्वरूप पूरे देश के अंदर उन्हें विभिन्न जगहों पर श्रद्धांजलि और विनयांजलि दी गई। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सामूहिक रूप से विनयांजलि देने के लिए 25 तारीख जो रविवार को दोपहर 1 बजे जो कार्यक्रम रखा, जिसके तहत अजमेर के अंदर हमने केसरगंज गोल चक्कर से जो आदिनाथ मार्ग जा रहा है लालकोठी वाला, उस मार्ग पर जो है विनयांजलि कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी समाज के और दूसरे सभी धर्मों के लोग भी उसमें जो है आके विनयांजलि दे सकें। क्योंकि जिस तरह आचार्य श्री का जहाँ समाधि हुई वहाँ तक पहुँचना हर किसी का संभव नहीं था, तो उनको यही भावभीनी श्रद्धांजलि होगी कि भाई हम उस दिन आकर आचार्य श्री के समक्ष यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। महाराज श्री का अजमेर से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। यहाँ तक उनकी दीक्षा जो है अजमेर में फव्वारा सर्किल जो है उस जगह पे वहाँ उन्होंने ली थी। जहाँ कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है और अजमेर से जुड़ाव उनका बिल्कुल निश्चित तौर पे था, क्योंकि उन्होंने जो कर्नाटका से जो वहाँ आए हुए थे और जो है सतलगा गांव जो उनका कर्नाटका में था, वहाँ से आके राजस्थान में आए और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने, जिनको कन्नड़ भाषा का जो है पूरा ज्ञान था और यहाँ राजस्थान की और हिंदी भाषा का कोई उनको ज्ञान नहीं था, और उन्होंने उन सब चीज़ों के अंदर, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सभी भाषाओं के अंदर उन्होंने जो है इतनी टीकाएं रचना की और उनका इतना श्रेष्ठ उनका ज्ञान, जिसको कि उन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना उस ज्ञान के स्वरूप लोगों को जो है धर्म से जोड़ा और लोगों को अहिंसा के मार्ग पर लाकर उन्होंने जो है इस काम को उन्होंने जो है सब लोगों को उत्कृष्ट, उन्होंने उनका उपकार जो है वो सदैव हमारे लिए एक उपकार के रूप में रहेगा और हम कभी भुला नहीं भूल सकते। किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह की श्रद्धा? अभी 25 तारीख को रविवार को दोपहर 1 बजे से आचार्य विद्यासागर जी, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े संत थे, उनका समाधि मरण अभी हाल ही में 18 फरवरी को हुआ था, जिसके बाद अब पूरे भारतवर्ष में एक साथ दोपहर 1 बजे 25 तारीख को सभी जगह विनयांजलि सभा रखी जाएगी। उसी क्रम में अजमेर में भी उसी समय 25 तारीख को 1 बजे विनयांजलि सभा रखी गई है, जिसमें सर्व समाज, जैन, अजैन, सभी समाजों को बुलाया गया है और सभी लोगों से अपील है कि वे आएँ और गुरुवर के प्रति अपनी विनयांजलि समर्पित करें। कहाँ पर रहने वाली है? ये केसरगंज। फर्स्ट स्टेप स्कूल का वार्षिक उत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह आज बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम की थीम सी आवर एज 2024 रखी गई। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, ब्राजील गाने पर डांस प्रस्तुति, डिस्को डांस और सोशल मीडिया पर नाटक का मंचन कर शानदार प्रस्तुति दी गई। बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने उपस्थित समस्त अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। फर्स्ट स्टेप स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सी आवर एज आज बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ राजीव गांधी सभागार के साज सज्जा से सुसज्जित हॉल में मधुर स्वर लहरी और रंग बिरंगी रोशनी की चमक दमक और मनोहर डेकोरेशन के साथ संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लता मनोज कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज,
अजमेर विशिष्ट अतिथि शहाबुद्दीन चीता अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीमती भारती श्रीवास्तव नगर निगम पार्षद अजमेर एवं आतिश कुमार माथुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। इसके पश्चात स्कूल की प्रबंध निदेशक कुलविंदर कौर और प्राचार्य ज्योति कैन, उपाचार्य शिल्पा सिमलोद द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का ऋचा माथुर द्वारा अपनी मधुर आवाज़ में राजस्थान परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वागत किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्नों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके पश्चात गणेश वंदना द्वारा श्रद्धा और भावों से छात्रों ने प्रार्थना करते हुए सबके मन में बसे गणपति की वंदना द्वारा स्तुति कर भरपूर तालियां बटोरी। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने ब्राजील गाने पर डांस प्रस्तुत कर समा बांध दिया। इसी प्रकार इसी आयु वर्ग के बच्चों ने जंगल जंगल गाने पर डांस कर दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा डिस्को डांस की मनोरम प्रस्तुति दी गई। 3 से 3.5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ओम साई राम गाने पर खूबसूरत प्रस्तुति द्वारा सबका मन मोह लिया। इसी प्रकार विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया पर नाटक का मंचन किया, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया कि सोशल मीडिया जहां सकारात्मक भूमिका अदा करता है, वहीं दूसरी ओर इसका जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। बच्चों द्वारा तेरी झलक गाने पर डांस प्रस्तुति दी गई। 4 से 5 वर्ष के नन्हे मुन्नों ने पैरोडी के द्वारा 5 विभिन्न 80 दशक से अब तक के गानों के द्वारा नृत्य को खूबसूरती से प्रस्तुत कर अद्भुत नज़ारा पेश कर सबको रोमांचित कर दिया। नन्हे मुन्नों ने पधारो हमारे देश की राजस्थानी नृत्य पर मनोरम प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। ये आज फर्स्ट स्टेप स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है, जो कि स्कूल पंचशील के अंदर है, वहाँ उसका कार्यक्रम यहाँ पर बोर्ड ऑफिस में राजीव गांधी जो हॉल है उसमें हुआ है। और बहुत ही अच्छा जो मतलब छोटे छोटे बच्चों का जो एक्टिवनेस देखने को मिली, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी हमने, डांस वगैरह देखे, बहुत ही अच्छा हमको लगा। और जिस प्रकार स्कूल के संस्कार है बच्चों को दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करा है बच्चों ने, और टीचर्स यहाँ की जो यहाँ का स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, ऑनर स्कूल के हैं, इन सभी का जिस तरह का नेचर है बहुत ही अच्छा है। और बच्चों को यहाँ पढ़ाने जिन्होंने पेरेंट्स से हमने बात करी है, उन्होंने बताया कि स्कूल में जितनी एक्टिविटी करानी चाहिए उतनी एक्टिविटी कराई जाती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया जाता है, जो कि वास्तव में स्कूल में निश्चित रूप से ऐसे स्कूल बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई के साथ एक्टिविटी भी चलती है। तो ये जो स्कूल है फर्स्ट स्टेप स्कूल, इसमें बहुत ही अच्छा एनुअल फंक्शन हुआ है। स्कूल का 22वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन हमारे 1 साल पहले हमने एक इतना अच्छा वार्षिकोत्सव संपन्न किया था, तो फिर से हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने स्कूल की सारी बातें। तो हम छोटे बच्चों का स्कूल चलाते हैं, प्ले स्कूल हमारा कहलाता है। 1st से 5th तक भी यहाँ पर बच्चे हैं। कार्यक्रम में बहुत रंगारंग प्रस्तुतियाँ बच्चों के द्वारा आप देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने कितने अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। तो उनकी उपलब्धियों को हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उनका एकेडमिक है, पर्सनालिटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और इसके साथ ही हम उनकी और भी कई चीज़ें जो उन्होंने साल भर में हमारे साथ करी हैं, उन सभी के लिए हम उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। जैसे कि दिव्यांशु है, वो डिसेबल चाइल्ड है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा हमारे यहाँ परफॉर्म करता है बच्चा। हर बार हर एक्टिविटी में वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे आप देखेंगे जो हमारे साथ और अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो स्कूल हमारा बस निरंतर इसी पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।